झोपड़पट्टी में बने इस क्लासरूम में आज एक बर्थडे मनाया जा रहा है। ये क्लास है सोना सरोवर ट्रस्ट की, जो स्लम में रहने वाले बच्चों को पढ़ने के साथ साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इस क्लास में आने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और कई अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये ट्रस्ट बच्चों को शिक्षा और खाना मुहैया करवाने के अलावा उनका मेडिकल चेकअप और खाने में न्यूट्रिएंट वैल्यूज और सेहत का भी पूरा ध्यान रखती है। इसकी कर्ता धर्ता हैं सोना कुमार जी। आइए देखते हैं हमारे आज के सीनियर्स की इस खास कोशिश के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता दुलावर और स्वागत है आपका हमारे शो जिंदगी एक सफर में। ये शो उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने सोसाइटी के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो आज हम मिलेंगे हमारी गेस्ट मिसेस सोना कुमार जी से, जिन्होंने स्लम के बच्चों को एजुकेशन देने जैसे एक कॉज को अपनी लाइफ का एम बना लिया है। नमस्ते मैम एंड वेलकम टू आवर शो। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका बचपन से लेके अभी तक का सफर कैसा रहा। पार्टीशन से पहले फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ करती थी। मैं 7वां बच्चा थी घर में और बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था मुझे सबसे। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। फिर उसके बाद में डॉक्टर बनने का मन किया, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाई, तो रिजर्व बैंक में भर्ती हो गई एज अ क्लर्क। और फिर रिजर्व बैंक से ही मैंने रिटायरमेंट ले ली एज अ असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद घर बैठे मैं बोर हो गई, अब क्या करूं? टीवी देखने की आदत नहीं थी, सारा दिन घर बैठे क्या करूं? तो फिर मैंने सोचा कि चलो किसी को पढ़ा लिखा देती हूं। अड़ोस पड़ोस के सब्जी वालों को कहा अपने बच्चों को भेज दो। उन्होंने अपने बच्चों को भेजा एक बार, तो बेचारे बच्चे उन्होंने पहली बार लिफ्ट देखी, गए 7वें माले पर गए, सबके घरों में घंटियां मार मार के वो भाग गए। दूसरे दिन मुझे सोसाइटी से नोटिस मिल गया कि आप इन बच्चों को दोबारा से नहीं बुलाएंगी। रॉनी स्क्रू वाला के साथ में मैंने 10 साल उनके वर्कशॉप में काम किया। मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए वो काम करते थे। फिर वो वहाँ से शिफ्ट हो गए और फिर मैंने अपना ट्रस्ट शुरू कर लिया। ये ट्रस्ट शुरू करने का आइडिया आपको कहाँ से आया मैम? जब रॉनी स्क्रू वाला ने अपना बेस चेंज कर लिया, बॉम्बे में पहले करते थे, फिर उन्होंने गांव में शुरू कर लिया। तो शुरू में तो गई गांव में, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो फिर मैं घर में बैठ गई, फिर मैं बेकार हो गई, फिर मैं मेंटली डिप्रेस हो गई। अब सोचने लगी अब क्या करूं? फिर मैंने कहा कि चलो अपना ही एक ट्रस्ट शुरू कर लूँगी, कम से कम मुझे इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। मैम, हमें सोना सरोवर ट्रस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे प्लीज? जी, मैं एक बार जा रही थी कहीं, तो मैंने ये झोपड़पट्टी के बच्चों को खेलते हुए देखा। जी, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने एक से वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप बड़े बन के क्या बनना चाहोगे? तो उसने एक आदमी की तरफ को पॉइंट आउट किया जिसके गले में मोटी सी सोने की चेन थी और वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। मैं घर में आके मैं सोचने लगी कि भी बच्चे बेचारे जो देखेंगे वही करेंगे ना। जी बिल्कुल। तो उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो घर आके मैंने अपनी बेटी से सलाह की। मेरी बेटी मोटिवेशनल ट्रेनर है जी। तो मैंने उससे पूछा कि भी अब क्या किया जाए, तो कहने लगी चलो ठीक है, हम इनके लिए क्लासेस शुरू करते हैं। तो इन लोगों के लिए एटिकेट, मैनर्स और मॉरल लेसन्स इनके लिए शुरू करते हैं, ताकि इनको पता तो पड़े कि भी इस जहन्नुम से बाहर कोई अच्छी जगह भी होती है जहाँ पर नेक इंसान रहते हैं। हमने इन बच्चों के साथ में काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमको महसूस हुआ कि भी पता लगा कि भी आज ये बच्चा नहीं आ रहा, कल वो बच्चा नहीं आ रहा। क्या हुआ? वो बच्चा फेल हो गया तो उसने स्कूल छोड़ दिया, तो अभी वो काम पर लग गया। तो मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? फिर हमने बैठ के उसको एनालाइज किया तो पता पड़ा उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं। जो माँ बाप ही पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और वो बच्चे पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, फेल हो जाते हैं, फिर वो बेचारे मायूस हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं।
तो फिर हमने कहा कि इसका कुछ ना कुछ इलाज हमें ही करना पड़ेगा, तो हमने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया जी, ताकि अब कम से कम पिछले 10 सालों से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं निकला जिसने कि 10वीं की परीक्षा दिए बगैर छोड़ दिया हो बीच में। क्या बात है। आपके अनुसार इन स्लम के बच्चों के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है मैम? देखिए, एजुकेशन तो हर एक बच्चे का अधिकार होता है जी। प्रॉब्लम ये है, इनके माँ बाप हैं बहुत गरीब, इनको अच्छे स्कूलों में भेज नहीं सकते, भेज देते हैं बीएमसी और ऐसे छोटे मोटे स्कूलों में जहाँ पर पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता जी। 8वीं तक आप बीएमसी में बच्चे को फेल नहीं करते, ओके, चाहे उस बच्चे को कुछ आता है या नहीं आता। फिर 8वीं के बाद में इन बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है, ना इनको किसी स्कूल में एडमिशन मिलती है और ना ही ये कभी 10वीं पास हो सकते हैं। तो इसलिए बीएमसी में 10वीं में पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि इनके माँ बाप तो ट्यूशन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हमारे पास में भेज देते हैं, हम इनको बिठा के उनका होमवर्क कराते हैं, फिर उनकी रिवीजन लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह के ऊपर ध्यान देते हैं, आर्ट क्राफ्ट, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं जी। फिर ये बच्चे काफ़ी बीमार पड़ते रहते हैं, तो फिर इनका हमने मेडिकल टेस्ट कराना शुरू किया। फिर जो जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं इनके टेस्ट कराओ, उनको विटामिन की गोलियां दो या कैल्शियम की गोलियां दो या कोई दवाई दो, वो सब हम लोग खुद करते हैं, ओके। उसके अलावा हमको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये सब बच्चे माल नरिश्ड हैं, ओके, तो आप इनकी सेहत का ख्याल रखिए, ओके। तो हमने इनको रोज़ एक केला देना शुरू कर दिया है, 2 खजूर देते हैं, स्प्राउट्स देते हैं रोज़, और इनके लिए खास हम लड्डू बनवाते हैं, ओके। आप विश्वास नहीं करोगे, 6 महीने के बाद में जब हम इनका टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन सबका 10 से ऊपर, क्या 11 से ऊपर, जो लोएस्ट था वो 11.5 था। ओह हाँ, तो इनकी सेहत सुधरती है, इनकी अटेंडेंस सुधरती है जी, इनके मार्क्स भी सुधरते हैं, और ये भी खुश होते हैं जब इनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आके दिखाते हैं, नानी नानी देखो मुझे इसमें इतने मार्क्स मिले, नानी नानी देखो मुझे उसमें इतने मार्क्स मिले। फिर उसके अलावा हम उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह भी करवाते रहते हैं, इनको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजते हैं। ये मेरे बच्चे स्टेज पर भी डांस कर चुके हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास में जरिया नहीं है इनको आगे कहीं भेजने का। तो इनकी एजुकेशन के अलावा आप और कौन से एस्पेक्ट्स पे फोकस करती हैं मैम? हम स्पोर्ट्स पीपल को भी इनकरेज करते हैं। हमारे एक बच्चे ने मैराथन में भागना शुरू किया, उससे काफ़ी इनाम जीते। फिर उसके साथ साथ तो उसने और गांव से भी आए लड़कों को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि नानी ये भी बहुत अच्छा भागता है, प्लीज़ आप इसकी भी मदद कर दो ना, इसकी भी रजिस्ट्रेशन कर दो ना। तो ठीक है, उनकी एक बार मैंने 2 लड़कों की रजिस्ट्रेशन की जी। ये लोग महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर किसी गांव से आए और आके भागे यहाँ पर। रेस के बाद में मैं उनसे मिलने गई, बच्चों को मिलने गई, तो मैंने पूछा कि बच्चे क्या रिजल्ट आया? कहते नानी सॉरी हम दोनों कोई नंबर नहीं ले पाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? आप तो बहुत अच्छा भागते हो सुना था। तो बोलते भागते तो बहुत अच्छा है, रात को हमको कोई सोने की जगह नहीं मिली तो हम लोग फुटपाथ पर सोए और सारी रात मच्छर हमको काटते रहे। हम नहीं सुबह को यानी नींद पूरी नहीं हुई, हम लोग अच्छी तरह से भाग नहीं सके। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो बच्चों के पास में फटे हुए जूते थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अब क्या करूं, कैसे इनकी मदद करूं। तो फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में इनके होटल का भी बंदोबस्त करते हैं। इनको जूते भी लेके देते हैं, इनको एक्सेसरीज जो कुछ भी चाहिए होता है, उनके ट्रैवल का खर्चा, ये सब भी हम लोग करते हैं कि आप लोग भागो, हम आपके साथ हैं। आपका ट्रस्ट वुमेन एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स को किस तरीके से सपोर्ट करता है? हमने 2 ब्यूटिशियन के कोर्स किए हैं। ये जो लड़कियां 10वीं पास कर लेती हैं उसके बाद में माँ बाप बोलते हैं हमारे पास में पैसे नहीं हैं। बेटे के लिए पैसे हैं लेकिन बेटी के लिए पैसे नहीं होते। घर जाके इनको क्या करना है, शादी बड़े हो के शादी करा देंगे इनकी, और शादी करके उनको वही घर का ही काम काज करना है। पढ़ा लिखा के हम इनका क्या करेंगे जी। तो फिर हमने इनके लिए ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट किया। 2 ब्यूटिशियन कोर्स में स्टार्ट कर चुकी हूँ कंप्लीट, और ये लड़कियाँ फिर घर बैठ के थोड़ा बहुत पैसे कमा लेती हैं
और फिर अपना खर्चा पानी निकाल लेती है। हम लोग औरतों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में जगह नहीं है। मैम ऐसा कोई एग्जाम्पल जहाँ पे आप किसी के बारे में बताना चाहेंगे? एक लड़की है, बहुत अच्छा भागती है। अगर वो 10 रेसेस के लिए जाती है तो कम से कम 5-6 तो जीत कर ही आती है, पहला, दूसरा या तीसरा नंबर। उस लड़की ने मुझे कहा था, नानी मुझे ना क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है जी। विराट कोहली जिस एकेडमी में जाते थे ना, उसमें मुझे जाना है। मैं गई थी दिल्ली, मैंने पता किया है सब, लेकिन महीने का खर्चा 10,000 रुपये है और मेरे पिताजी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ अगर उस लड़की के लिए अगर कहीं से मुझे मदद मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उस लड़की को मैंने क्रिकेट की गेम लेके दी, फिर वो कहीं जाके खेल कर आई और वो लड़की बेस्ट बॉलर का प्राइज भी ले आई जी। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ कि मैं 10,000 रुपये महीने का अफोर्ड नहीं कर सकती। मैम किसी भी ट्रस्ट को स्थापित करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैम आपने ऐसे क्या चैलेंजेस फेस किए इस ट्रस्ट को सस्टेन करने में? शुरू में जब मैंने सोचा कि मैं क्लास शुरू करूँगी जी, तो क्लास तो मैंने शुरू कर ली, लेकिन अब बच्चे नहीं हैं। फिर अड़ोस पड़ोस में जाके बच्चों को बुलाया। अब बच्चे आए, थोड़ी देर बैठे, खेल कूद के फिर वापस घर चले गए। फिर अगले दिन फिर वो आए नहीं। फिर उनके घरों में जाके उनके माँ बाप से बात करनी पड़ी कि भाई आप अपने बच्चों को भेजिए, हम उनके भविष्य के लिए ही काम कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ अच्छा इंसान बना के रखेंगे। 2-4 दिन आते थे, फिर भाग जाते थे, फिर उनको बार बार जाके घरों से बुला के लेकर आना। फिर एक बार उनको आदत पड़ गई कि यहाँ पर हम हमारे बर्थडे भी मनाते हैं, हम केक भी काटते हैं, हमको गिफ्ट भी मिलता है। तो फिर बच्चे अब धीरे धीरे करके आने शुरू, छोटे छोटे लालच देने पड़ते थे। मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने मुझे बताया था, एक ऐसा जिक्र किया था जहाँ लिफ्ट में बच्चों ने सब बटन्स दबा दिए, सब घंटियां बजा दी थी, उसके बारे में प्लीज बताइए। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है हमारी बिल्डिंग की जी। बिल्डिंग बड़ी है, बच्चों ने कभी गांव में बिल्डिंग बड़ी देखी नहीं थी, उनके लिए अजूबा था। और वो अजूबा भी और भी बढ़ के जब लिफ्ट में चढ़े, अपने आप ही लिफ्ट ऊपर चली गई जी। और फिर वहाँ से अभी कैसे नीचे उतरे तो उनको भी मजाक सूझा, तो हर एक के घर में घंटियां मार मार के वो खुश थे, लेकिन बिल्डिंग वाले मुझसे नाराज हो गए थे। तो फिर आपने ट्रस्ट शिफ्ट किया या नहीं? तब तो मैंने ट्रस्ट शुरू ही नहीं किया था। मैं यही सोचती थी कि मैं घर में बैठ के बच्चों को पढ़ा लूँगी, कौन ट्रस्ट शुरू करेगा। और मुझे कुछ जानकारी भी नहीं थी ट्रस्ट के बारे में, तो मैंने कहा चलो घर बैठ के ही मेरा टाइम पास हो जाएगा, मैं बच्चों को पढ़ा लूँगी, ये ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैम जितना मन से आप ये काम करती हैं, क्या आपको उतना ही एंथुजियाज्म बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी मिलता है? बच्चे तो फिर भी राजी हो जाते हैं, उनके माँ बाप को ही परवाह नहीं है। लगता है वो जिस हालत में है उसी हालत में खुश है। वो ना अपने बारे में कुछ सोचना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे कुछ करें, ना वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़िंदगी में आके जाके कुछ करें। उन्होंने झाड़ू उठाया हुआ है तो यही सोचते हैं कि हम लोग के बच्चों को भी यही नौकरी मिल जाएगी। क्या ज़रूरत पड़ी है पढ़ने लिखने की, क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी सब मेहनत करने की। हम लोग बैठे हैं ना घर में, रोटी तो मिल रही है, रोटी तो हम लोग खा ही रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि माँ बाप बच्चों को मोटिवेट नहीं करते? ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? एक बार एक बच्चा माँ के पास में खड़ा था, तो मैंने उसकी माँ को कहा, सुभाष को आपने क्लास में क्यों नहीं भेजा? तो कहती है, मैं तो उसको कह रही थी कि जाओ स्कूल में, यही नहीं जाता, अब मैं क्या करूं? तो माँ बाप नहीं चाहते कि? माँ बाप ही अपने हालत से बहुत खुश है, वो आगे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। मैम सोना सरोवर ट्रस्ट के अलग अलग एजुकेशन सेंटर्स के बारे में प्लीज हमें और थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरे जो जोगेश्वरी में बच्चे हैं वो पिछले 10 सालों से मेरे पास में आ रहे हैं जी। उनको अब आने की आदत पड़ गई है। 30 बच्चे हैं, कम से कम 25-30 डेली आ जाते हैं जी। दूसरे सेंटर में मेरे 20 बच्चों का एनरोलमेंट है और आते हैं सिर्फ 2 या 3। ये सेंटर कहाँ है मैम? ये मेगा मॉल के पीछे गोरेगांव वेस्ट में पड़ता है।
तो वहाँ पर ज़्यादा करके ये रैकपिकस के बच्चे आते हैं हमारे पास में। उन लोगों की मेंटालिटी पता नहीं क्या है, बहुत कोशिश करते हैं। टीचर घर में हर दूसरे तीसरे दिन टीचर घर में जाके चक्कर लगाती, अब बच्चे को भेजो। तो टीचर जब बच्चे के घर में गई तो माँ से पूछा, शालिनी कहाँ है? शालिनी सो रही है। अरे शालिनी अगर सो रही है, क्लास का टाइम है, आप उसे टाइम से उठाओ और उसे भेजो। जी, माँ बाप को ही परवाह नहीं है, वो लोग भी नहीं चाहते कि बच्चे जिंदगी में आगे कुछ करें, कुछ पढ़े। मैम, आपने बच्चों में तो एक विश्वास क्रिएट कर दिया, लेकिन आपने उनके पेरेंट्स को कैसे मनाया, कैसे उनमें एक भरोसा जगाया? हम उन बच्चों के माँ बाप को बुलाते हैं जी। जब वो आते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि ये बच्चा इस पढ़ाई में कमज़ोर है, मेहरबानी करके इनको रोज़ भेजो। चाहे बच्चा आए ना आए, हमारी टीचर क्लास में बैठी रहेगी जी। हम लोग महीने में एक बार जो इनके लिए बर्थडे पार्टी जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग केक भी अपने घर में बनाते हैं, हम लोग खाना भी अपने घर पर ही बनाते हैं और हम बच्चों के साथ में बैठ के खाते हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हमको घटिया से चीज़ दे दी है और ये जाके अच्छी चीज़ खाएंगे। ऐसे नहीं, जो भी चीज़ बनती है वो हम भी, टीचर और मैं, हम दोनों ज़रूर खाते हैं। और आपने अभी अभी कहा कि महीने में आप एक बार बर्थडे मनाते हैं, इसका क्या मतलब? अभी इन बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो बच्चे पैदा कब हुए थे। उनके माँ बाप से पूछो तो कहेंगे वो जिस महीने में गणपति आया था ना, उस महीने में पैदा हुआ था जी। या जिस महीने में आम का अचार डलता है, उस महीने में हुआ था जी। तो फिर हमने कैलकुलेट करना शुरू किया कि भी अप्रॉक्सीमेटली कौन से महीने में हुआ होगा। फिर हम लोग महीने में एक बार बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 2-3 जितने भी बच्चों का बर्थडे हो तो उन सब का इकट्ठा एक ही दिन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक केक हम लोग बनाते हैं, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं जैम से। फिर वो बच्चे आके केक काटते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। फिर उनके पसंद का हम लोग खाना बनवाते हैं। जो बर्थडे बॉयज़ होते हैं उनके पसंद का हम लोग खाना बनाते हैं और हम लोग भी साथ में मिलके बैठ के खाते हैं जी। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक बार हम किसी के बीएमसी के स्कूल में गए थे कंप्लेन लेके, तो वहाँ पर एक लड़का चिल्लाया, तो तमिल में चिल्लाया। तो मैंने वो तमिल टीचर को कहा कि भाई क्या बोल रहा है वो? कहते हैं वो बोल रहा है ये नानी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं इसी बहाने कि भाई हाँ हमारे बर्थडे, घर वालों को तो कुछ पता नहीं कब पैदा हुए थे कब नहीं हुए थे, कम से कम यहाँ पर स्कूल में हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होता है, हमको गिफ्ट मिलती है, हमारे पसंद का खाना बनता है और फिर हम बांटते हैं। मैम, सोना सरोवर ट्रस्ट की तरह अगर कोई और इंडिविजुअल एक ट्रस्ट खोलना चाहे तो आप उन्हें क्या गाइडलाइंस देंगी? अगर उन्हें ट्रस्ट शुरू करना है तो उनको सीए के पास में जाके कंसल्ट करना पड़ेगा। सीए के पास? जी हाँ, क्योंकि हमको एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ता है। ओके। अगर मैंने ट्रेवल किया है बस से तो बस की टिकट रखूँगी। मैं रास्ते से केले नहीं लेती हूँ क्योंकि एक आदमी हमको केले का बिल नहीं देगा, वो हम प्रॉपर दुकान से जाके खरीदते हैं जो हमको जीएसटी के साथ में बिल्स देता है। हमको एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ता है। अगर आपने हमको डोनेशन दी और कल को आप हमको कहोगे मुझे डोनेशन की रसीद नहीं चाहिए, तो मैं आपकी डोनेशन की रसीद बनाऊंगी, चाहे उसमें नाम ना लिखूं वो बात अलग है, लेकिन हम एक एक पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। मैम, सोना सरोवर ट्रस्ट के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे और आपके साथ काम करना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? आप वॉलंटियर आके बन सकती हैं। हमारे 3 सेंटर्स हैं जी, अलग अलग टाइम है, आपको जो टाइम सूट करता है आप आइए। आप जो कुछ पढ़ाना लिखाना चाहेंगी आप वो पढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती तो आप अपनी कहानी किससे आके सुनाइए, बच्चे बहुत खुश होते हैं और इन्हीं कहानियों से वो बहुत कुछ सीख लेते हैं जी। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही आप दे सकते हो, आपका जो समय है, जो कीमती समय है, वो अगर आप हमें दोगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे जी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो हमारा वेबसाइट है, आप उसमें देखिए, आप पैसे डोनेट कर सकते हैं, आप
काइंड में डोनेट कर सकते हैं, स्टेशनरी बैग्स वगैरह लोग आके देते हैं। हमारे पास में सिर्फ अनाज और खाने पीने के रखने की चीज़ें नहीं हैं, जगह नहीं है। बाकी स्कूल बैग्स वगैरह स्टेशनरी जो होती है वो हम साथ साथ बच्चों को बांट देते हैं। लोग टॉयज़ देते हैं, अभी टॉयज़ भी हमको रखने की जगह नहीं है तो वो भी हम बांट देते हैं। अगर हमारे पास में जगह होती तो हम लोग अपने लिए टॉय बैंक बना लेते, लाइब्रेरी बना लेते। मैम, हमारे देश की पॉपुलेशन में 65% 15 साल से 35 साल के बीच के लोग आते हैं। उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो देश का भविष्य है? आज के जवान लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके पैसे खो जाएं, आपके पैसे दोबारा से मिल जाते हैं। आपकी सेहत खराब हो गई, आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। जी, आपके रिश्ते खराब हो जाएं, आप रिश्ते दोबारा से बना सकते हो। लेकिन एक बार आपका समय गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। आप जितना अपने समय का सदुपयोग करेंगे ज़िंदगी में, आप उतना ही आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। नमस्ते। तो सोना कुमार जी से बात करके आज हमें ये पता चला कि एक ट्रस्ट को ऑपरेट करना या एक ट्रस्ट को खोलना कितनी जिम्मेदारी का काम होता है। और अगर आप एक ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के द्वारा हेल्प करें। आप अपना कीमती समय देकर लोगों को पर्सनली भी हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप खुद बच्चों के साथ समय बिताकर उनमें और अवेयरनेस, उनमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे शो जिंदगी एक सफर में।